क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का उनका यही सपना होता है कि उनका बच्चों का जो एडमिशन है वो किसी एक अच्छे कॉलेज में हो जाए, जिसके लिए आपने अपने लेवल पर बहुत सारी प्रयास और मेहनत भी की होगी कि किसी भी तरीके से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए। तो कुछ स्टूडेंट्स को उनके बेस्ट कॉलेज मिल गए होंगे और कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। पर कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा फर्क अब नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से इंजीनियरिंग करने वाले हैं, आपको इंजीनियरिंग में क्या करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप कॉलेज में पहली बार जाने वाले हैं और आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको अपना फर्स्ट ईयर किस तरीके से मैनेज करना है, प्लान करना है। क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैं फर्स्ट ईयर के रोड मैप को लेकर आऊं। मैं यहाँ पर कोई आइडियल बातें नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर जो सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती हैं उनके बारे में ही बताऊंगा। आइडियल बातें तो ये होती हैं कि आप स्किल डेवलपमेंट में ये कर लेना, एकेडमिक्स में ये कर लेना, बट एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस करते हैं उनसे किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप सब ने काफ़ी सपने और उम्मीदों के साथ इंजीनियरिंग के कोर्स में अपनी जर्नी करनी स्टार्ट की है। तो इंजीनियरिंग का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के और उनके पेरेंट्स में बहुत उम्मीद और आशाएं होती हैं। आपको आपके जो गोल्स हैं वो 4 साल के बाद मिल जाएं और एक सक्सेसफुल कैरियर की तरफ आप आगे अपने भविष्य में अपना सक्सेसफुल कैरियर बना सकें। वो गाना आपने सुना होगा, आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। तो सभी स्टूडेंट्स एक सपना लेकर अपने घर से चल दिए हैं कि वो इंजीनियरिंग करने के बाद एक सक्सेसफुल कैरियर की तरफ बढ़ जाएं। बट ये हवा का रुख नहीं है कि जहां आपको हवा का रुख ले जाए वहां इन 4 साल में आपको अपना कैरियर बनाने के लिए इस टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप एक सक्सेसफुल कैरियर अचीव कर पाएंगे। हम सभी ने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि कछुआ जीत जाता है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप लाइफ में कंसिस्टेंट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, काम रहेंगे, कूल रहेंगे और अपने बड़ों का आदर करेंगे, तो ये श्योर है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन ज़रूर बनेंगे। तो यहाँ पर इस रेस के अंदर अगर हम खरगोश और कछुए की बात करें, तो कछुए के अंदर कंसिस्टेंट चलने की क्वालिटी है। तो कॉलेज के अंदर आने के बाद भी आप इस तरह के नेचर में आ सकते हैं। एक तो बहुत तेज स्टार्ट करें। एक स्टूडेंट तो वो होगा जो कॉलेज में एंटर करने के बाद बहुत तेजी से स्टार्ट होगा कि मैं एक दिन में ये भी कर लूँ, एक दिन में वो भी कर लूँ। तो वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं खरगोश की तरह लॉन्ग रन में पीछे रह सकता है, और एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली अपने गोल की तरफ फोकस रहेगा, तो वो श्योर सक्सेसफुल हो जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, एकेडमिक्स स्टडीज़ आपको करनी है, लैब एंड प्रैक्टिकल वर्क करना है, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या करना है, अपनी पर्सनल हेल्थ और वेल बीइंग और पर्सनल लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है, और उसके बाद आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पर आपको क्या करना है। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट एडमिशन मास्टर। यहाँ पर आपको मिलती है एडमिशन, एकेडमिक, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और एजुकेशन की बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो ये वीडियो कम्प्लीटली बीटेक फर्स्ट ईयर रोड मैप का है। वैसे तो आप सभी खुद भी समझदार हैं, आप अपना रोड मैप खुद भी बना सकते हैं, और ये मैंने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बनाया है। जो मेरे व्यूज़ हैं वो व्यूज़ मैंने आपको देने की यहाँ पर कोशिश की है। आपको अगर इसमें से कोई बात अडॉप्ट करने के लिए अच्छी लगे तो आप अपना नोट उस बात को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आपने ये जो जर्नी बीटेक की स्टार्ट करी है, इंजीनियरिंग की स्टार्ट करी है, हायर एजुकेशन की स्टार्ट करी है, इसकी शुरुआत के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेज लाइफ होती है वो
हर स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो लर्निंग फेस है, एक लर्निंग फेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा कि आप अपना कैरियर किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। अभी 12th क्लास तक आप एक बेसिक एजुकेशन ले रहे थे, आपको कैरियर को लेकर इतनी चिंताएं नहीं थी, बट कॉलेज में एंटर करने के बाद आपको अपने कैरियर के लिए भी यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। तो कॉलेज में आने के बाद आपको कॉलेज को भी इंजॉय करना है, यहाँ से बहुत कुछ सीखना है, अपना एक नेटवर्क आपको बिल्डअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर खुद को एक्सप्लोर करना है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आप उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये कॉलेज में एंटर करने वाला जो टाइम रहता है वो खुद के एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी एडमिशन लेने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बीटेक में एडमिशन ले लिया, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, बट उनको नहीं पता कि उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन क्यों लिया है और उसके अंदर उन्होंने जो ब्रांच चूज़ करी है वो ब्रांच किस पर्पस के लिए चूज़ करी है, क्या वो ब्रांच सही है, क्या उनके द्वारा चूज़ किया हुआ ये कोर्स सही है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्टार्टिंग में बहुत ये क्लियर नहीं होता है, बट वो सोसाइटी में जैसा चल रहा होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आपने 12th क्लास की है, आपके आसपास का जो माहौल है, आपके पेरेंट्स जहाँ पर रहते हैं, आप जहाँ पर रहते हो, उन सबको देखकर हम इस इनिशियल लेवल पर ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमें भी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, हमें ये ब्रांच लेनी चाहिए जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ले रहे हैं, हमें ये कॉलेज लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी प्रैक्टिकल डिसीजन पावर लेते हैं। जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरीके से डिसीजंस लेते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो चल रहा होता है उसी से फीडबैक लेकर वो डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि खुद को एक्सप्लोर करने में हर किसी को टाइम लगता है। तो जल्दी से स्टूडेंट्स खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, उसको उसके लिए समय चाहिए होता है। तो होता क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग में एडमिशन तो आसानी से हो जाता है, बट यहाँ पर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स को क्लियरली नहीं पता होता है कि उसको यहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं है, उसके एंड गोल क्या होने चाहिए और उसको फाइनली कहाँ तक जाना है, आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक स्टडीज उसको क्या करना है। तो जब तक आप इसको प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे तो आप इस कंफ्यूजन में हमेशा बने रहेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार भी लगभग 16-17 लाख स्टूडेंट्स ने बीटेक के कोर्स में इनरोल किया है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें और सभी ब्रांचेस की बात करें तो इतने सारे स्टूडेंट्स ने इस बार इनरोल कर लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी होते हैं, तो इसलिए आपको भी अपना एक राइट पाथ, अपने आप को एक राइट पाथ पर लेकर जाना पड़ेगा और आपको इस इंजीनियरिंग की जर्नी में आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हैं, आईटी से हैं, ईसीई से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो यहाँ पर एक मैं कंप्लीट रोड मैप आपको देने वाला हूँ जिससे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीटेक की जर्नी बहुत एक्साइटिंग होती है। यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि ये यहाँ पर आपके लिए एक नया इन्वायरमेंट है, नया है एकदम सब कुछ। तो आपके लिए फर्स्ट ईयर है वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है कि आपको आपकी स्टडीज़ और आपकी पर्सनल लाइफ और बाकी सारी चीज़ें आपको कैसे मैनेज करनी हैं। तो ये आपको फर्स्ट ईयर में बहुत सोच समझ कर आपको करनी होती हैं। तो यहाँ पर एक मैं जनरल रोड मैप आपको देने वाला हूँ और आप उसके थ्रू खुद को नेविगेट कर सकते हैं और खुद के प्लान बना सकते हैं। जैसा एक कहावत है कि अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो वहाँ पर वो बिल्डिंग भी स्ट्रांग ही रहती है। तो इसीलिए अगर आपकी फर्स्ट ईयर की जो फाउंडेशन है अगर आप उसको स्ट्रांग कर लेंगे तो आपकी जो कंप्लीट 4 इयर्स की जर्नी है वो भी स्ट्रांग रहेगी और वो भी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए अपनी फाउंडेशन को हमेशा स्ट्रांग रखें और इसकी जो फाउंडेशन है वो बीटेक फर्स्ट ईयर है आपकी इंजीनियरिंग की फाउंडेशन। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से मैनेज करें। तो यहाँ पर अभी आपका 15 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसको हम इंडक्शन प्रोग्राम भी कहते हैं, वो चल रहा होगा। तो इसका भी एक इम्पोर्टेंस है 15 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। ये सिर्फ 15 डेज की बात नहीं है, इन 15 डेज में जो भी आप सीखेंगे या जो भी इसमें करना होता है उसको आपको कंप्लीट 4 इयर्स तक अपनी पर्सनैलिटी में ढालना होता है। तो ये 15 डेज की बात नहीं है, बट 15 डेज के अंदर जो आपको बताया जा रहा है
जो आप सीख रहे हैं उसको कम्प्लीटली 4 इयर्स तक या फिर हम कहें अपनी पूरी लाइफ में इसको अडॉप्ट करना बहुत अच्छा रहता है। तो इसका 15 डेज ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगह से एक ही जगह पर आकर इकट्ठे होते हैं। तो कोई स्टूडेंट्स कहीं से आ रहा है, किसी स्टेट से आ रहा है, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, तो आप इंडिया के अलग अलग कोने से आकर एक जगह पर स्टडीज करते हैं। तो आपका बैकग्राउंड, बोली भाषा, आपकी लैंग्वेजेस बहुत सारी डिफर करती है। तो आप सभी को एक कॉमन इन्वायरमेंट में सेटअप करने के लिए आप एक दूसरे से घुल मिल जाएं, आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट में मिल जाएं। तो इसी वजह से एक तरह का ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम रखा जाता है, जिससे आप अकेलापन महसूस ना करें, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को छोड़कर एक नई जगह पर स्टडीज करने के लिए आ गए हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडक्शन प्रोग्राम रखा जाता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपको नए इन्वायरमेंट से एडजस्ट कराने के लिए, और आपको आपके साथ के जो लोग हैं उन सब से आप घुल मिल जाएं। तो इसका जो पर्पस होता है, इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर आपको करनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये इससे आपके अंदर टीम स्पिरिट की भावना डेवलप होती है, आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस आता है, आपको ग्रुप में काम करने की जो कैपेबिलिटीज़ है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद वो डेवलप होती है, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आपकी डेवलप होती है। स्पोर्ट्स, योगा इसके अंदर कराए जाते हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी डेली रूटीन में भी रखनी चाहिए, योगा और फिजिकल एक्सरसाइज। इसके अलावा क्रिएटिव आर्ट्स हो गया, ये इंडक्शन प्रोग्राम का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, पोइट्री हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ये सब आप यहाँ पर इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि पोइट्री, म्यूजिक, डांस, ये जितने भी क्रिएटिव आर्ट्स हैं ये आपको स्ट्रेस फ्री रखते हैं। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट कर दिया है एआईसीटी ने सभी कॉलेजेस में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को। तो ये आपके एक सब्जेक्ट भी है, और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान है कि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। क्योंकि आप जिस तरह का कोर्स कर रहे हैं बीटेक, इसको करने के बाद आप इंजीनियर बन जाते हैं, तो आपके अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। आपका एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ डाली जाती हैं, इनको लर्न कराया जाता है। उसके अलावा लिटरेरी वर्क हो गया, जिसके अंदर राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, इस तरह की जो स्किल्स हैं उन पर यहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी मॉड्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएगा। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करना है। इसी टाइम में जो एमेनिएंट पीपल हैं, जो इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में या किसी अपने पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लेक्चर्स आपको कराए जाते हैं। आपको जो आपका आसपास का एरिया है जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है, वहाँ के आसपास के लोकल एरियाज़ में आपको विजिट कराई जाती है। आसपास छोटी मोटी इंडस्ट्री हैं, उनमें विजिट कराई जाती है। इसके अलावा आपको आपके डिपार्टमेंट हो गया, ब्रांच हो गया, आपका कॉलेज है, वहाँ के इन्वायरमेंट से फैमिलराइज कराया जाता है। तो 15 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना है। तो यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो आपको झिझक नहीं करनी है, आपको आपके अंदर जो कमियां हैं, यही टाइम होता है कि आप अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको दूर करें। शर्माने वाले बिहेवियर से काम नहीं चलेगा, आपको आगे से आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और यही एक आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूव आता है। जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको रखकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, उन नेगेटिव पॉइंट्स को आपको साइड में रखना पड़ेगा। आपकी जो गलत आदतें हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा रोकती हैं, उनको साइड में रख के आपको हिम्मत करके आगे आना पड़ेगा। हो सकता है शुरू में दिक्कत आए, लोग आप पर हंसें, आपका मजाक भी उड़ सकता है, बट आप एक बार कर जाएंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बनाएं, इस ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रेंड सर्किल बनाएं, लोगों से घुले मिलें, बात करें। इस 15 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अपने टीचर से फैमिलियर हो जाएं, आपके साथ के स्टूडेंट से फैमिलियर हो जाएं, आपके सीनियर से फैमिलियर हो जाएं। तो कोशिश करें कि धीरे धीरे आप अपना जो झिझक है, जो बात करने की जो होती है, स्टेज पर जाकर बोलने की जो झिझक होती है, एक दूसरे से बात करने की, तो इस तरह की जितनी भी झिझक हैं तो उन सबको आपको साइड में रखना पड़ेगा। और
आपको आपकी पर्सनैलिटी में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको साइड में रखकर आपको उन पॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा। तो ये 15 डेज़ का ओरिएंटेशन प्रोग्राम बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। इसके अलावा आपने अभी-अभी क्योंकि कॉलेज जॉइन किया है, तो यहाँ पर आप नए लोगों से मिलेंगे, आपकी फैकल्टी भी नई होगी, तो आपको अलग-अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। आपको यही फ़ील करना है कि आप सबसे बेस्ट हैं, अपने आप में बेस्ट हैं और आपको कोई चीज़ रोक रही है, कोई झिझक है, तो आप उसको साइड में रख दें। इन 15 दिनों में आपका जो करिकुलम है, आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस से या करिकुलम से आप समझ लीजिए 15 दिन के अंदर कि आपको किस तरीके से कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उनको किस तरीके से एक टाइम फ्रेम में आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद एकेडमिक कैलेंडर भी होता है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, वो एकेडमिक कैलेंडर आपको मिल जाएगा। उस एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, जिसके अंदर एग्ज़ाम्स की डेट्स होती हैं, हॉलीडेज़ होते हैं। तो आपको एग्ज़ाम्स का टारगेट कौन सी डेट को लेना है, जिसके अंदर मिड टर्म्स की भी डेट होती है, 2 मिड टर्म्स होते हैं कॉलेजेस के अंदर। उसके बाद प्रोजेक्ट्स और सेमिनार से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और हॉलीडेज़ में आपको क्या करना है, ये सब आप एकेडमिक कैलेंडर देखकर प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 15 दिन के अंदर आप एक सपोर्ट नेटवर्क भी डेवलप कर लें, जो कि हो सकता है आपके क्लासमेट्स के साथ आप अच्छी बॉन्डिंग डेवलप कर लें, आपके सीनियर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग डेवलप करें और जो फैकल्टी है, उनके साथ आप अपनी बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए हमेशा यूज़फुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकेडमिक्स के टॉपिक के ऊपर। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि एकेडमिक उन्हीं का अच्छा होता है जो कंसिस्टेंट स्टडी करते हैं। तो ऐसा है कि आप अपना टाइम टेबल बना दें, जो सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स का जो लेवल होता है, टिपिकलिटी होती है उसकी, सबकी अलग-अलग होती है। तो जो सब्जेक्ट्स आपको मुश्किल लगता है, उसको तो आपको रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है, उसको टाइम देना ज़रूरी है और कंसिस्टेंटली आपको अपनी स्टडीज़ को डेली एक टाइम टेबल के हिसाब से आपको करना होगा। उसके बाद अटेंडेंस है। अटेंडेंस देखा गया है कि स्टूडेंट्स काफ़ी शुरुआत में अटेंड कर लेंगे, फिर नहीं करेंगे। तो वैसे तो जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया रखा गया है। क्योंकि आपने कॉलेज अभी नया-नया जॉइन किया है, तो आप अपनी अटेंडेंस को बेटर रखें और वहाँ से जो क्लासेस, लैब्स अटेंड कर रहे हैं, वहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप अपनी अटेंडेंस बेटर रखें। अगर ऐसा लगता है कि आपको कॉलेज जाने पर काफ़ी इतना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर भी आप अटेंडेंस अच्छी रखें। 75 में अगर आप वीक में 1-2 छुट्टी करेंगे, उसको बैलेंस कर लेंगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसको आप अटेंडेंस को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए आपको खुद को टाइम देने के लिए छुट्टी लेना ज़रूरी है, तो आप वीक में 1 छुट्टी लेकर अपना जो सिलेबस है उसको बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स अपना सिलेबस बैलेंस नहीं कर पाता है, नोट्स नहीं बना पाता है, तो आप सैटरडे संडे, संडे तो छुट्टी होती है तो आप सैटरडे को छुट्टी कर सकते हैं। काफ़ी कॉलेजेस में हाफ डे भी हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप अटेंडेंस भी मैनेज करें और आपका जो रूटीन है, अगर आप पीछे छूट रहे हैं तो छुट्टी लेकर उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से भी आते हैं, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं। तो क्योंकि इंजीनियरिंग का कोर्स इंग्लिश मीडियम में रन होता है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का कहना होता है कि उनको इसमें काफ़ी लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो इनिशियल लेवल पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज होती है, तो ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम नहीं रहती है। मुश्किल से आपको 1 महीने 2 महीने के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये रिमूव हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और मैंने देखा है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, जनरली वही कॉलेज टॉपर होते हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर होते हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपको इनिशियली खुद के मन में ये हौवा नहीं बनाना है कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसी कोई बड़ा बैरियर नहीं है। आप आसानी से, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप आसानी से कर लेंगे और जब आप फाइनल ईयर तक पहुंच जाएंगे तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स में कुछ भी अंतर नहीं बचता है, दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके अलावा आपके एकेडमिक्स में जैसे-जैसे आपका कुछ-कुछ सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा तो 1 महीने बाद मिड टर्म होने स्टार्ट हो जाएँगे और इस तरीके से आपके पूरे करिकुलम में सेमेस्टर के अंदर कम से कम 2 मिड टर्म्स तो होते ही हैं। इसके अलावा आपको असाइनमेंट्स करने होते हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स आप किसी भी तरीके से पूरा करें, कॉपी करके करें, पेस्ट करके करें या कैसे भी करें, बट असाइनमेंट्स पूरा कर कर आप जमा कराएँ, क्योंकि असाइनमेंट्स देने पर आपको मार्क्स मिलते हैं
और जो मार्क्स मिलते हैं वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ऐड होते हैं, मिड टर्म में ऐड होते हैं। तो असाइनमेंट करने का आपको फ़ायदा मिलता है, जिसके मार्क्स आपके मिड टर्म्स में और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ऐड हो जाते हैं। तो कई बार हमारा पेपर ड्यू होने को होता है, तो असाइनमेंट्स के मार्क्स उसमें ऐड हो जाते हैं, तो कई बार हमारा पेपर ड्यू होने से जो होने वाला होता है उससे हम बच जाते हैं और हमारे मार्क्स इम्प्रूव हो जाते हैं। इसलिए असाइनमेंट्स टाइम पर आप जमा करते रहें। इसके अलावा लेबोरेटरी का वर्क है उसको भी टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहें। इसको लास्ट टाइम के लिए ना छोड़ें, क्योंकि लास्ट टाइम पर काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है। तो जैसे जैसे आपका लैब वर्क कॉलेज में होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना लेबोरेटरी का वर्क कंप्लीट करें। उसके अलावा और भी कोई अदर एक्टिविटी है कॉलेज में, जैसे किसी फेस्ट में पार्टिसिपेट करना है या किसी अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, तो बीच बीच में कॉलेजेस में एक्टिविटी होती हैं जो शेड्यूल में नहीं होती है, अचानक से आ जाती हैं, जिनमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है। तो उनके लिए भी आप अलग से अपना टाइम मैनेज कर कर चलें। इसके अलावा आपको मूक कोर्सेज भी करने होते हैं, जिससे आप अच्छा सीजीपीए स्कोर कर सकें। तो मूक कोर्सेज के लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा। मूक कोर्सेज क्या होते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कहाँ से आपको मूक कोर्सेज करने हैं और मूक कोर्सेज का क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से इनके मार्क्स आपको अवार्ड होते हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं एकेडमिकली, और आपको अपना जो डेली रूटीन है वो बनाकर रखना है। आपको जो स्टडी शेड्यूल है उस पर आपको टिके रहना है। इतना आसान नहीं रहता है, मेरा कहना तो मुझे कहना तो लगता है कि आप अपना स्टडी बना लें, शेड्यूल बना लें, बट उसको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपके साथ ही नहीं सभी स्टूडेंट्स के साथ ही मुश्किल होता है। बट चीज़ें मुश्किल होती हैं उनको ही आपको आसान करना है। एक दिन ना हो, 2 दिन ना हो, पर धीरे-धीरे आप हैबिट पाएँगे तो धीरे-धीरे आप एक स्टडी रूटीन में पहुँच जाएँगे। और फिर अगर आपकी रूटीन लग गई तो आपको ऐसा लगेगा कि आज मैंने ये काम रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं किया, तो आपको अजीब-सा फ़ील लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी एक बार रूटीन सेट हो गई, शुरू में मुश्किल ज़रूर आएँगी, बट सेट हो गई तो फिर आप आसानी से अपने रूटीन के अकॉर्डिंग सारा काम करेंगे और लास्ट टाइम पर आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में किसी भी तरह का प्रेशर महसूस नहीं होगा और किसी भी स्टेज पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर महसूस नहीं होगा, अगर आप स्टडी रूटीन को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब आप क्लास अटेंड करते होते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि रात को ठीक से नींद नहीं लेते, तो क्लास के अंदर सो जाते हैं या ध्यान नहीं देते, उनको नींद आती है। तो आपको प्रॉपर नींद लेनी है क्लास में आने से पहले, और आपको इंगेज होना है क्लास के डिस्कशन के अंदर। टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको भी क्वेश्चंस पूछने हैं। आपको एक क्यूरियोसिटी डेवलप होनी चाहिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, टीचर ने ये पढ़ाया, इसका कॉन्सेप्ट ये बताया, तो ऐसा क्यों होता है। आपको अपने डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई करना होता है। तो अगर आपके दिमाग में कोई डाउट्स बन रहे हैं तो उनको भी आपको वहाँ पर क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। तो आपको इसमें एकेडमिकली आपको फोकस करना है कि आपने जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उनके फंडामेंटल को अच्छी तरीके से समझ लें। आपने जो ब्रांच चूज़ करी है, अगर वो सब्जेक्ट उसके फंडामेंटल से है तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे सीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो उनको सी प्लस प्लस का कोडिंग का सब्जेक्ट है, उनको मोर फोकस करना है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट आता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पर फोकस करना है। उसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है और यहाँ पर मैकेनिक्स आता है, तो वो ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना है। बाकी आपको सभी को स्टडीज़ तो सभी को सभी सब्जेक्ट्स करने हैं, बट आपको अपने ब्रांच के फंडामेंटल्स को स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। आपको क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी चाहिए स्टार्टिंग में, और अटेंड करते वक्त आपको उनके नोट्स प्रिपेयर करते रहने चाहिए। आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उनको विद इन टाइम कंप्लीट करने की हैबिट आपको डालनी चाहिए। तो कोशिश करें असाइनमेंट्स खुद से बनाने की कोशिश करें, जिससे आपकी लर्निंग बढ़ सके। प्रोजेक्ट्स भी खुद बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा आप खुद को प्रिपेयर करें क्विज़ेस के लिए, मिड टर्म्स के लिए और एंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए। स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करते हुए चलें, जिससे लास्ट में आपके ऊपर बर्डन ना आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टडी रूटीन डेवलप करके चलते हुए रहना पड़ेगा और जिस पर आपको फोकस रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो सेमेस्टर है, अभी आपने देखा कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो अभी आपका कंप्लीट हुआ है, 15 सितंबर को कंप्लीट हुआ है। तो ऑलमोस्ट सितंबर भी निकल जाएगा और ये मान के चलिए 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस हैं वो एक्चुअल फ्लो में आ पाएंगी। तो अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया, और कुछ कहें जनवरी का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर भी 15 जनवरी है, पूरा नहीं। तो आपको लगभग 3.5 या 4 महीने का टाइम ही सेमेस्टर में मिलता है। कहने के लिए तो सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है, बट आपको
ज़्यादा से ज़्यादा हर सेमेस्टर में 4 महीने तक का ही समय मिल पाता है। तो सेमेस्टर का टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। प्रैक्टिकली तो सेमेस्टर का टाइम 6 महीने बताया हुआ है, बट 6 महीने एक्चुअल में उसमें हमें पूरे मिलते नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टाइम बहुत कम होता है। उस कम टाइम में ही सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, क्योंकि जो सिलेबस दिया हुआ होता है वो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग होता है और एक्चुअल में जो टाइम मिलता है वो 3 महीने का ही टाइम मिलता है, क्योंकि इसके अंदर छुट्टियाँ भी होती हैं, विंटर हॉलीडेज़ भी आ जाएँगे, समर हॉलीडेज़ भी आ जाएँगे। इस तरीके से काफ़ी हॉलीडेज़ आकर जो एक्चुअल टाइम निकल पाता है वो 3 साढ़े 3 महीने का ही निकल पाता है। तो इसलिए आप अगर कॉलेज के भरोसे रहेंगे सिलेबस में, तो कई बार काफ़ी कॉलेजेस में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आपको खुद के लेवल पर भी प्लान करके चलना है कि आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो आप नोट्स बनाते हुए चलिए, और ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक को आप सेल्फ बेसिस पर कर लेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स या यूनिट्स होती हैं जिनको आप खुद भी कर सकते हैं, तो उनके एडवांस में नोट्स आप बना सकते हैं आपके फ्री टाइम में, चाहे वो आपकी क्लास में अभी कवर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में आपको काफ़ी एसोसीरीज अपने साथ रखनी पड़ती है, जिसमें एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे, बट साइंटिफिक कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है आपको क्लास के अंदर। इसके अलावा ड्राफ्टर हो गया, शीट होल्डर हो गया, एप्रिन हो गया। इसके अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज की पढ़ते वक्त रिक्वायरमेंट होगी, वो सब आपके टीचर्स आपको बता देंगे। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो हर स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों का ध्यान रख सकता है, बट इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। सबकी प्लानिंग अपनी अलग-अलग होती है, सब खुद को अलग-अलग तरीके से प्लान करते हैं, बट प्लान करके आप इन चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। इसके अलावा बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर मैं बात कर लूँ कोर सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पर आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। मैं कंप्लीट सिलेबस की क्लिक किस तरीके से एक्चुअल सिलेबस है उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या लैब्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वो कहाँ से करनी है, तो डिटेल्ड जो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेबस है उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पर मैं जनरल सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ जो सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। तो फर्स्ट ईयर, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर कॉमन डिसिप्लिन होता है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बेसिक इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टिपिकलिटी की, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देकर स्टार्टिंग से चलना चाहिए, क्योंकि आपने 12th पीसीएम से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया और आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स क्या करता है जनरली, जो बीटेक की स्टडी होता है वो चाहे कितना भी स्टार्टिंग से पढ़कर चल रहा हो, बट वो लास्ट तक जैसे ही एग्जामिनेशन आते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट सब कुछ भूल जाते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग से कितनी ही कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हों, तो याद नहीं रहता है। उनकी ये प्रॉब्लम्स आती है कि हमें याद नहीं रहा, हम तो शुरू से पढ़ाई कर रहे थे। होता क्या है कि आप शुरू से पढ़ाई कर रहे थे पर बीच में थोड़ा बहुत गैप ले लेते हो, लंबा गैप ले लेते हो तो आप भूल जाते हो। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो जो भी आप पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली उसका रिवीजन करते हुए रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन करते हुए पढ़ाई करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली टाइम देना ही पड़ेगा। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने लास्ट टाइम पे बुक उठाई, लास्ट ईयर के पेपर्स देखे, क्वेश्चंस देखे, उनको रट के चले गए, तो मैथ्स ऐसे नहीं होने वाला है। मैथ्स आपको फेल करा देगा, आपका पेपर ड्यू रह सकता है मैथ्स में। तो मैथ्स को डेली स्टडी करना है, कंसिस्टेंटली स्टडी करना है, रिवीजन करना है, प्रॉपर लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैथ्स में आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ्स आपकी स्ट्रांग होनी भी चाहिए। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस होकर स्टडी करनी पड़ेगी। उसके अलावा फिजिक्स है, फिजिक्स में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स ये आ जाता है, तो ये भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा फोकस रखना है। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स तो ऐसा होते हैं कि अगर लास्ट टाइम पर भी आप बुक उठा लेंगे, आपने ठीक ठाक पढ़ लिया, हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी आपने अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर लिया पूरा टाइम देकर, तो हो जाते हैं। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं बट मैथ्स नहीं हो पाता है, तो मैथ्स को स्टार्टिंग से ही लेकर चलना है। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सभी सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा थोड़ा टाइम देकर स्टार्टिंग से ही लेकर चलें, लेकिन फिर भी किसी रीज़न से छूट जाते हैं तो जो फिजिक्स है वो स्टार्टिंग से पढ़ें, फिर लास्ट में थोड़ा टाइम दें, हो जाएगा। केमिस्ट्री हो जाता है, बेसिक इंजीनियरिंग भी हो जाएगा। उसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट होता है उसको आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिकल करते हुए चलना है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग के अलावा भी दूसरे टॉपिक्स होते हैं, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है, बेसिक कंप्यूटर का पार्ट होता है, तो वो सब टॉपिक्स हैं आपको आसानी से पास करा देंगे।
बट इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट होता है, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो प्रोग्रामिंग वाले पार्ट को स्टार्टिंग से लेकर आप चलते रहें। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है सर्किट वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है उसको आप शुरू से लेकर चलें, न्यूमेरिकल शुरू से सॉल्व करते हुए चलें, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लास्ट में भी कवर कर सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लास्ट में भी किया जा सकता है, बट जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसको स्टार्टिंग से लेकर चलना होता है। तो अभी जो पेपर का जो सेटअप होता है उसके अंदर ए बी सी 3 पार्ट करके इस तरीके से होते हैं। तो इसके अंदर जो बी पार्ट होता है वो कम्प्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड बनाया हुआ होता है। तो आप सोचें कि बिना न्यूमेरिकल्स किए हुए हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर का डिज़ाइन है वो न्यूमेरिकल्स को भी लेकर कंसिडर किया जाता है, पेपर्स के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट दिया जाता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये कई बार स्टूडेंट्स को मुश्किल में डाल देता है, तो इस सब्जेक्ट पर भी आपको स्टार्टिंग से फोकस करते हुए चलना है। कई बार पेपर बहुत टफ आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो दिक्कत आ जाती है, और वैसे भी इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े टिपिकल होते हैं, इसलिए आपको स्टार्टिंग से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर फोकस होकर चलना है। उसके बाद आपकी जो लैब्स होती हैं, प्रैक्टिकल वर्क होता है। होता क्या है कि ना तो स्टूडेंट कई बार इंटरेस्ट लेते हैं, ना टीचर इतना इंटरेस्टिंग से कराते हैं लैब या प्रैक्टिकल वर्क को, बट थ्योरी के साथ साथ आपको इंजीनियरिंग के कोर्स में लैब्स और प्रैक्टिकल वर्क, जितना आपकी अच्छी नॉलेज होगी लैब्स और प्रैक्टिकल वर्क का, उतना आपका जो माइंड है वो ओपन होगा, आपके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आएंगे। हो सकता है आपके टीचर्स इतना ध्यान से आपको लैब या प्रैक्टिकल वर्क ना कराएं, बट आपको खुद के लेवल पर अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। जब भी आपकी लैब हो, 2 घंटे की लैब होती है, उस लैब के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लैब इक्विपमेंट्स पे काम करने की सोचें, अपना दिमाग यूटिलाइज करें और वहाँ पर आपकी जो लैब वर्क है उसको भी कंप्लीट कर लें। ज़्यादातर कॉलेजेस में टीचर क्या करते हैं, आपको मैनुअल दे देते हैं और लिखने के लिए बोल देते हैं, प्रैक्टिकल इतना नहीं कराते हैं। बट ये आपकी समझ है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपका टाइम तो नहीं खराब हो रहा। तो आप अपने लेवल पर लैब के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको करने की कोशिश करें। लैब असिस्टेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर मुझे ये समझ नहीं हो रहा, खुद से करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई नहीं करा रहा है प्रैक्टिकल वर्क, तो लैब के अंदर खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। वहाँ पर अवेलेबल लैब असिस्टेंट्स या टीचर से आप हेल्प ले लें। उसके अलावा आपको जो भी लैब के अंदर बताया जा रहा है उनके शॉर्ट नोट्स बना लें। आपकी जो ऑब्जर्वेशंस आ रही है, रीडिंग्स आ रही है, उनको नोट कर लें, लिख लें, और उसके अंदर आपका क्या रिजल्ट्स आ रहा है उन सबको नोट कर लें। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होता है, लैब वर्क का भी यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जामिनेशन होता है। तो अगर आपकी अच्छी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो ये आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। तो मैंने आपको बता दिया कि स्टडी की जो स्ट्रेटीज होनी चाहिए उसमें आपको एक स्टडी प्लान बनाना ज़रूरी है। आपको अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, जो अच्छा फ्रेंड सर्किल है, एक ग्रुप बना लेना चाहिए। तो आप ग्रुप स्टडीज़ भी कर सकते हैं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाएँ। आपके कॉलेज में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है। जैसे आपकी लाइब्रेरी में बुक्स हैं, है ना, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, आपको वहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटी मिल जाती है। कुछ कॉलेजेस काफ़ी अच्छे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की उनके पास सब्सक्रिप्शन होता है, तो उनको भी आप देख सकते हैं, अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं। और जितने भी एकेडमिक रिसोर्सेज आपके इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं उन सभी को यूज़ आप करें। तो आप सबसे पहले अपने कॉलेज में जान लीजिए कि आपका कॉलेज के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो जब आपको उसकी नॉलेज होगी तभी आप उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आपके सीनियर्स आपको बता देंगे कि आपके कॉलेज से आपको क्या क्या फैसिलिटी और रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है सेकंड नंबर पर, स्किल डेवलपमेंट। तो एकेडमिक्स का पार्ट मैंने देख लिया, तो ये जितने भी पार्ट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी को पैरेलली बैलेंस कर कर चलना है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक्स मैंने बता दिया तो एकेडमिक्स ही करना है, क्योंकि आपको एकेडमिक्स और जो बाकी के जो पार्ट हैं उन सभी में बैलेंस कर कर चलना पड़ेगा। सबसे पहला तो एकेडमिक्स है ही, बट बाकी के जो पार्ट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उन सब पर भी आपको काम करना पड़ेगा, बैलेंस कर कर चलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आ जाता है स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करें। तो आज से 10 साल पहले बात की जाए तो स्किल डेवलपमेंट पर कोई बात ही नहीं करता था, क्योंकि बात करना भी बेवकूफ़ी है। अगर हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो वो अपने आप में ही एक स्किल्स है। उसके अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्किल्स हैं हमारे अंदर इनकलकुलेट हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा यूनिवर्सिटी सिलेबस बहुत पुराना है, इतना इंटरेस्ट से कोई पढ़ा नहीं रहा है, इतनी नॉलेज हम नहीं गेन कर पा रहे हैं, और लास्ट में 4 साल बाद इस तरह की न्यूज़ आती है कि बीटेक वाले स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, बीटेक का स्टूडेंट 10,000 में नौकरी कर रहा है। तो उन सब का कारण यही है, क्योंकि इतना अच्छा लैब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी अच्छी टीचिंग नहीं बची,
है ना, और इंडस्ट्री और जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उनके बीच में किसी भी तरह का कोप अप नहीं है, तो बीटेक का कोर्स जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक डिग्री लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। मेरी नज़र में तो जो बीटेक है वो आपको एक डिग्री दिलाती है। देखा जाए तो बीटेक के कोर्स खुद से ही एक स्किल का कोर्स है, उससे आपको ऑटोमेटिकली जॉब आसानी से मिल जानी चाहिए, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा होता था पहले बट अब नहीं होता है। तो बीटेक का कोर्स जो हम कर रहे हैं उससे तो हमें एक यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाती है, बट उससे हमें जॉब की गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए आपको पैरेलली कुछ स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर में जो शुरुआत कर सकते हैं वो सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। आपको किस तरीके से बोलना है, बात करनी है, किस तरीके से लोगों के साथ बिहेवियर करना है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या-क्या इंप्रूवमेंट करना है, वो सब कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश एक वर्किंग लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, तो आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट पर भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज तो इंग्लिश है। हिंदी हम सभी की अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, बट एक ग्लोबल स्टैंड लेने के लिए आपको इंग्लिश पे भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, उन सबको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप फर्स्ट ईयर में काम कर सकते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन की लैब भी होती है, और आप अपना ग्रुप जो क्रिएट करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर कर आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जो क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं अपने टीचर्स के सामने, उनको भी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हो सकता है इनिशियली आपको अजीब सा लगे और आपके साथ वाले आप पर हंसें भी, पर धीरे धीरे आपको ये झिझक खोलनी पड़ेगी, आपको आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद एप्टीट्यूड की जो स्किल्स हैं वो भी आपको पास टाइम रहता है फर्स्ट ईयर में, उनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं एप्टीट्यूड स्किल्स की। आपको टीम वर्क करने के लिए काफ़ी मिलता है, आपको सीनियर्स के साथ इंगेज होने का टाइम मिलता है फर्स्ट ईयर में, आपके जो नए स्टूडेंट्स हैं, साथ के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इंगेज होने का टाइम मिलता है। तो आपको टीम वर्क और लीडरशिप की क्वालिटीज़ यहाँ पर इम्प्रूव करनी है, क्योंकि इंजीनियरिंग में कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो टीम स्पिरिट और टीम वर्क की जो क्वालिटी है वो आपको डेवलप यहाँ पर करनी होगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इन पर आप काम कर सकते हैं। अगर आपको टाइम मिलता है, उसके बाद आप ये जो स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, तो आप अपनी ब्रांच या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग होती है, उन पर काम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होगी ही आपके पास, तो उसको धीरे-धीरे से टाइम देना स्टार्ट करें। अलग से कोई कोचिंग जॉइन ना करें, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो इनिशियल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हो गए, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं। और आपके कॉलेज में जो कोर्स चल रहा है उसके साथ साथ, जैसे सी लैंग्वेज चल रही है तो सी लैंग्वेज को आप अलग से टाइम देना स्टार्ट कर दें। सी प्लस प्लस चल रही है, सी प्लस प्लस या पाइथन जो भी चल रही है उसको अलग से टाइम देना स्टार्ट कर दें। तो आपको प्रैक्टिस कोडिंग करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया और कोड चेफ हो गया। यहाँ पर जाकर आप इनको अलग से टाइम लेकर लर्न कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जब है जब आप अपनी एकेडमिक्स का जो मैंने पार्ट बताया था इससे पहले, उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है, मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप इस तरफ आ सकते हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स के। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स में मैंने बात कर ली कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, टीम वर्क पे काम करना है, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। आपको लीडरशिप स्किल्स हैं वो अपने अंदर लेकर आनी है, कि किस तरीके से आपको लोगों से काम लेना है, खुद काम करना है। तो इन स्किल्स पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स होते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे हमेशा अवेयर रहना पड़ता है। तो उससे अवेयर रहने के लिए आप अपने अंदर आदत डाल सकते हैं कि आप अलग-अलग कॉलेजेस में, आपके खुद के कॉलेजेस में, अलग-अलग कॉलेजेस में, या फिर गुड इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे एमएनआईटी हो गया, आईआईटीज़ हो गया, वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी वर्कशॉप हो रही हैं, सेमिनार हो रही हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगी। नया सॉफ्टवेयर कौन सा मार्केट में आया है, किस पर काम चल रहा है इंडस्ट्री में, उन सब की नॉलेज आपको वहाँ से मिलती है। तो सेमिनार्स हो गया, वर्कशॉप हो गया, ट्रेनिंग्स हो गई, ये सब आप जैसे-जैसे आपको टाइम मिलता जाए तो इनको एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाकर आप जॉइन कर सकते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सब करने के साथ-साथ आपको आपकी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस कर कर चलना है। कॉलेज लाइफ हो गया, कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, क्लब्स इवेंट्स हो गया, सोसाइटीज़ हो गई, वहाँ पर आपको जॉइन करना है। सब कुछ आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो आपको सेट गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ यहाँ पर रखनी है। आपका जो टाइम है उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है आपको। उसके बाद आपको स्टे ऑर्गेनाइज रहना है एंड मेंटेन अ प्लानर और कैलेंडर। आपको एक प्लान और कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको खुद को बैलेंस करते हुए चलना है। आपको खुद की जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है उस पर काम करना है।
आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। इनिशियली मैंने बता दिया कि स्ट्रेस कब आता है, जब एक साथ आप पर बहुत सारी चीज़ों का बर्डन पड़ जाता है। बट इनिशियल से ही आप प्लान कर कर चलेंगे, थोड़ा-थोड़ा टाइम देते हुए चलेंगे, तो आपको लास्ट में कभी भी मेंटल स्ट्रेस आएगा ही नहीं। हो सकता है आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम रह जाएँ, लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करते हुए चलेंगे, तो आपका ये तो है कि आपके कोई बैक नहीं आएगी, आपका कोई पेपर ड्यू नहीं रहेगा, आप पास होने की तो गारंटी है। बट लास्ट मोमेंट पर अगर आप सारी चीज़ों को करेंगे, तो स्ट्रेस आ जाता है, तो परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए इनिशियल लेवल पर ही आप थोड़ा-थोड़ा टाइम देकर चीज़ों को मैनेज करते हुए चलें। इसके लिए मैंने बता दिया कि स्ट्रेस कब नहीं रहता, जब आपका एक फ्रेंड सर्किल होता है, मेंटर्स होते हैं, फैमिली होते हैं, जब आप इन लोगों से कंटिन्यूअसली अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो आपको किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा और किसी भी प्रॉब्लम्स में आप फेस करेंगे तो उनका भी सॉल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा कॉलेज में ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखना है। आपके कॉलेज में आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्लब्स पता कर लीजिए, उन क्लब्स में क्या-क्या होता है, कहीं वो क्लब्स टाइम पास के हिसाब से हैं या एक्चुअली में वहाँ पर कुछ होता है, उस हिसाब से अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्लब्स एंड सोसाइटीज़ जॉइन कर लीजिए। काफ़ी कॉलेजेस में तो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ काफ़ी अच्छे हैं, बट काफ़ी कॉलेजेस में ऐसे ही टाइम पास ही होता है, वहाँ पर बस बोर्ड लगे हुए होते हैं, बट ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बट काफ़ी कॉलेजेस में क्लब्स एंड सोसाइटीज़ काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग इस वाले पार्ट को देख लेना, आपके सीनियर से हेल्प ले लेना इसके बारे में। उसके बाद जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उनमें आपको पार्टिसिपेट करते हुए रहना है। तो काफ़ी टेक फेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, खुद के इंजीनियरिंग कॉलेज में ही नहीं बट आस-पास के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी होते हैं, तो वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना है। इससे होता क्या होगा कि जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ब्रॉडन हो जाएगी और आप खुद के कॉलेज के स्टूडेंट्स के अलावा भी दूसरे कॉलेजेस से आने वाले स्टूडेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, आईआईटीज़, एनआईटीज़ के साथ कॉम्पीट करेंगे, तो आपका जो लेवल होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आपका जो हेजिटेशन होता है वो भी रिमूव हो जाएगा और आपको एक लीडरशिप की जो स्किल होती है, कम्युनिकेशन की स्किल्स होती है, नए लोगों से इंटरेक्शन की जो स्किल्स होती है, वो भी कॉम्पिटिशन्स एंड वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के बाद इम्प्रूव होती है। तो आपको कॉलेज के जो फेस्ट होते हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, क्लब इवेंट्स होते हैं वहाँ पार्टिसिपेट करना है, अदर कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, टेक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, तो इन सारी चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बात की जाए तो वही आपको क्लब सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, इवेंट्स में, वर्कशॉप में, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। वॉलंटरी फॉर सोशल और कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये कॉलेज वाले आपको बता देते हैं। आपके कॉलेज में एनएसएस होता है, वो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए ही होता है, एनसीसी होता है, यहाँ पर आपने ज्वाइन कर रखा है, तो ये सब इसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ चलती चलती रहती हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप का पार्ट अभी आप ना टच करें, जैसे आपको करना होगा मैं बता दूंगा, तो ये पार्ट अभी फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा अभी से दूर रहें, बट आप खुद को इंटर्नशिप के लिए रेडी करना अभी से स्टार्ट कर दें। और ये मैं बता दूंगा कि इंटर्नशिप कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या बेस्ट रहेगा। तो आपके सीनियर से, आपके कलीग्स, स्टूडेंट से, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ एक नेटवर्क स्टार्टिंग से बिल्डअप करते हुए चलें, जो आपको लास्ट तक हेल्प करे। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है बीटेक फर्स्ट ईयर में, आप अटेंड क्लासेस रेगुलरली एंड टेक नोट्स, complete assignments and projects on time, participate in class discussion and ask questions, join clubs and societies that align your interest, make friends and build a support network, take care of your physical and mental health, set goals and priorities for your academic and personal life, seek help from teachers, mentors or peers when needed, explore opportunities for internship, research or competition, explore your branch and its applications, develop a study routine and stick to it, participate in extracurricular activities, build relationship with your peers and professors, stay organized and manage your time effectively। तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। कंप्लीट समराइज करके मैंने बता दिया किन चीज़ों को आपको नहीं करना है। प्रोक्रेस्टिनेट एंड डिले असाइनमेंट्स और स्टडी प्रिपरेशन ये नहीं करना है। मिस क्लासेस और ट्यूटोरियल्स विदाउट अ वैलिड रीजन, neglect your health and wellness, got overwhelmed by social media or gaming, compare yourself to others or feel pressurized to confirm, hesitate to ask for help when struggling। तो आपको किसी को खुद से मतलब किसी से कंपेयर नहीं करना। आपको जब आप किसी से कंपेयर खुद को करते हो तो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हो, काफ़ी परेशानी में आ जाते हो। आपकी खुद की अपनी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, आप खुद के लिए बेस्ट हो, तो आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, आपको खुद के अकॉर्डिंग चलना है, तो आप ज़्यादा खुश रह पाओगे, स्ट्रेस फ्री रह पाओगे। गेट डिस्करेज बाय फेलियर्स और सेटबैक्स, डिस्करेज नहीं होना है, फेलियर सेटबैक्स आते रहते हैं, उससे डिस्करेज नहीं होना है, वापस से लग जाना है, आपकी कमियां जो है उनको आइडेंटिफाई करके आपको आगे बढ़ जाना है। फोकस ऑन योर गोल्स एंड प्रायोरिटीज, उस पर आपको फोकस रहना है, आपके गोल्स या प्रायोरिटीज क्या हैं,
इग्नोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। अगर इग्नोर नहीं करना है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ग्रोथ का कोई चांस मिल रहा है, तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। डोंट गेट टू स्ट्रेस्ड अबाउट ग्रेड्स और मार्क्स। ग्रेड्स और मार्क्स के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं करना है। मैंने आपको एक प्लान बता दिया है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस तभी आता है जब आप किसी चीज़ों को लास्ट पर छोड़ देते हो, बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, तभी स्ट्रेस आता है। बट फिर भी आपके मार्क्स थोड़े बहुत किसी रीज़न से, आपने अच्छी एफर्ट लगाई लेकिन फिर भी किसी रीज़न से मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए, तो आपको उसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगले सेमेस्टर में फिर अपने मार्क्स इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, तो आप वो कर सकते हैं। आपको जो हॉबीज़ हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उन पर काम करना है। आपकी जो हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, उन पर काम करते हुए रहना है। ऐसा नहीं है कि 4 साल में आपने आपकी जो हॉबीज़ हैं उन पर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि 12th से स्टूडेंट आता है, उसकी बहुत हॉबीज़ होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, पढ़ाई का स्ट्रेस ले लेता है इंजीनियरिंग में, तो वो अपनी हॉबीज़ पर छोड़ देता है। तो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट हैं, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहती हैं, तो इनको आपको हमेशा अपने साथ रखना है। गेट कॉट अप इन अननेसेसरी ड्रामा और गॉसिप्स। यहाँ पर गलत संगत में या बैड हैबिट्स में आपको नहीं इन्वॉल्व होना है, उसमें नहीं फंसना है, किसी भी तरह के ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि आपको हर तरह के स्टूडेंट्स वहाँ पर मिलेंगे, हर तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, सीनियर्स मिलेंगे। तो अगर वो आपको किसी तरीके से किसी गलत चीज़ में ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका सर्किल गलत है, तो वहाँ पर आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। लॉस साइट ऑफ योर गोल्स एंड प्रायोरिटीज़, ये सब ध्यान रखें। हेजिटेट टू सीक हेल्प व्हेन नीडेड, तो किसी से हेजिटेट नहीं करना है, जिससे आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट हो आप उससे ले लें। इसके अलावा कॉलेज में आने के बाद स्टूडेंट्स को क्या है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या रिलेशनशिप में फंसने की जो हैबिट है वो लग जाती है। उनको लगता है कि मैं बहुत कूल दिखूंगा ड्रंक करने से या स्मोक करने से, तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए आपको बहुत नुकसान चीज़ें देती हैं। और कोई भी ऐसी रिलेशनशिप नहीं है बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है। फर्स्ट ईयर में देखना आपके जितने भी फ्रेंड बनेंगे, आप बहुत सारे फ्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे, बट लास्ट ईयर तक आपके जो बहुत फ्रेंड्स हैं वो कम ही रह जाते हैं, जो आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को सीरियस लेने की कोशिश ना करें और गलत हैबिट में पढ़ने की कोशिश ना करें। तो इस टॉपिक पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आप समझदार हैं। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़े, या ऐसी कोई भी बात जो आपको आपके पेरेंट्स से छुपानी पड़े। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको आपके पेरेंट्स से छुपाना पड़ सकता है। तो जो भी कुछ हो रहा है वो आपको आपके पेरेंट्स से शेयर करते हुए रहना है। तो वो उस काम को मैं गलत मानता हूँ जिसको आपको आपके पेरेंट्स से छुपाना पड़ता है, वो काम गलत होता है। और जिस भी काम को आप अपने पेरेंट्स के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं, तो उस काम को मैं सही मानता हूँ। तो आप अगर किसी भी चीज़ को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो वो आप करें, वो अच्छा रहता है। और जिसको आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके से जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती हो रही है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। उसके बाद वापस मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपको किसी मदद की रिक्वायरमेंट है, आपके फैकल्टी, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब से तो हेजिटेट ना करें, उनसे हेल्प ले लें, सपोर्ट ले लें। अगर ट्यूशन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, जनरली होती नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट आपको लग रही है बहुत ज़्यादा वीक है तो आप ले सकते हैं, बट इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। आपके सीनियर्स या आपके साथ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत अच्छी हेल्प कर देते हैं। जो आपका फ्री टाइम होता है, जहाँ पर आपका सोचने का टाइम होता है, तो आप उसमें अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। आपके जो खुद के जो इंटरेस्ट हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स का प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपने जो कुछ किया है उसको रिव्यू करें, रिफ्लेक्ट करें, आपके अंदर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बार बार जो कर रहे हैं उससे आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसका फीडबैक अपने आप को भेजते रहें। तो जो भी कुछ कर रहे हैं उसका फीडबैक अपने आप को देते रहें, अपने प्रोफेसर से फीडबैक लेते रहें, अपने साथ वालों से फीडबैक लेते रहें, और अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा इम्प्रूव करते रहें। ये सब आपको करते रहना ज़रूरी है। अब लास्ट आ जाती है कि जो मेन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस होते हैं उसका मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको 3.5 या 4 महीने का ही सेमेस्टर मिलता है, तो काफ़ी कम टाइम होता है मेन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। और अगर आपने स्टार्टिंग में मैंने जो बताया अगर उनको फॉलो नहीं किया है और लास्ट टाइम पर ही आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2-3 हफ्ते पहले भी स्टडी शुरू करी है तो भी आप पास होने लायक तो कवर कर सकते हैं, बट अच्छे मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग से ही पढ़ाई शुरू करें। तो आपको एक्चुअल में सेमेस्टर बहुत शॉर्ट होता है, कहने के लिए 6 महीने का होता है, बट वो एक्चुअल में बहुत शॉर्ट होता है। आपको जो सेमेस्टर होते हैं वो ऑड या इवन सेमेस्टर में डिवाइडेड होते हैं। तो 1, 3 और 5, 7 ये आपके ऑड सेमेस्टर्स हो जाते हैं। एक्चुअली में तो और सेमेस्टर में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा समय होता है, और इवन सेमेस्टर में जो टाइम होता है, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, यहाँ पर टाइम बहुत कम मिल पाता है इवन सेमेस्टर के केस में। बट क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन की वजह से आपका जो 1-1.5 महीने का जो टाइम है वो मिस हो चुका है,
एक्चुअल में तो 15 अगस्त के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए होती हैं, बट वो 15 सितंबर के बाद स्टार्ट होंगी, इसलिए यहाँ पर 1 डेढ़ महीने का फ़र्क तो वैसे ही आ गया। इस वजह से जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें ज़रूर टाइम कम हमें मिलता है, बट बाकी थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर में थोड़ा बहुत टाइम हमें बढ़िया मिल जाता है। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपके पास बहुत कम टाइम है, उसके लिए आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लें। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इससे पहले, तो उन सबको मैनेज करना प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता है, बट मुश्किल भी नहीं है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप एक पेपर पर लिखकर अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिफाइन कर लें, उसके अकॉर्डिंग आप करना शुरू करें। मुश्किल तो आएगी, आसान नहीं है, बट आप करना चाहेंगे, इच्छा शक्ति है आपके अंदर, तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिया कि सेमेस्टर बहुत छोटा है, आपके कॉलेज में आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये मैं श्योरली बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको जब भी आपका फ्री टाइम मिले तो आप अगर कोई यूनिट खुद से कवर कर सकते हैं तो उसके नोट्स खुद से बनाकर कवर करना शुरू कर दें। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के, वो लास्ट नाइट स्टडी करते हैं, कंसिस्टेंट स्टडी नहीं करते हैं। तो लास्ट टाइम स्टडी से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुछ सब्जेक्ट्स में आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस फंस गए एग्जामिनेशन में तो आप लास्ट नाइट स्टडी आपको बेनिफिट हो सकती है। अगर पेपर टफ आ गया तो आपकी बैक लगनी श्योर है, आप पास नहीं कर पाओगे। अगर आप कंसिस्टेंट स्टडी करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आप पास भी हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पेपर काफ़ी वही पुराने पेपर्स आते हैं, जो टीचर्स हैं वो नया पेपर इतना डिज़ाइन नहीं करते हैं, तो पेपर इतना टफ नहीं आता है। पेपर वही लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में से आ जाता है, तो इतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली स्टडी कर रहे हो, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करके अच्छी बुक्सों से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर अटैम्प्ट करने में। आप अच्छी बुक से पढ़ाई करें, खुद के नोट्स बनाएं, कोई बैक पेपर नहीं लगना चाहिए, ड्यू पेपर नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ से आप बचें। आपको अपनी SGPA हो गई, CGPA हो गई, ये मेंटेन करते हुए चलनी है। उसका रीज़न है क्योंकि काफ़ी कंपनीज़ हैं, जब वो प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं तो कम से कम CGPA 7 से ज़्यादा ही मांगती हैं ज़्यादातर कंपनीज़। बट सेफ साइड रहने के लिए आप अपना टारगेट 8.5 अबव CGPA का तो रखें ही, और अगर इससे ज़्यादा अच्छी आती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मेन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए आपको प्रिपेयर होना है, और इसके अंदर आपके थ्योरी के सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स होते हैं और प्रैक्टिकल के भी मार्क्स होते हैं। उन सबको मिलाकर आपके टोटल मार्क्स आते हैं। तो इसलिए आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिकल हो जाता है, प्रैक्टिकल कॉलेज डिपेंडेंट होता है तो कॉलेज से भी हेल्प मिल जाती है, बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इंडस्ट्री स्पेसिफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है। प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो आपको इंडस्ट्री में काम करते वक्त जब आप जॉब करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप 4 साल के बाद कैसी लाइफ चाहते हैं। अगर आप नॉर्मल लाइफ चाहते हैं तो आप जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने देंगे। अगर आप अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हो तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी इन 4 साल में, क्योंकि इन 4 साल को टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। 4 इयर्स वही एक NDA में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो NDA कैडेट्स के पास भी वही 4 साल होते हैं, और एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास भी 4 साल होते हैं। तो आपने NDA कैडेट को देखा होगा कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाकर वो ऑफिसर बन पाते हैं डिफेंस फोर्सेस में। अब ऐसा हो कहते हैं कि सिर्फ उनको 4 घंटे की ही स्लीप मिलती है, 4 घंटे ही, 4 आवर्स ही वो सो पाते हैं। तो इतनी फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद, मेंटल स्ट्रेस लेने के बाद, इतनी टफ ट्रेनिंग लेने के बाद जब ये NDA के स्टूडेंट्स कर सकते हैं उस इन्वायरमेंट में, तो अगर आप भी अपने आप को एक रूटीन में ढाल लेंगे तो आप भी कर सकते हैं। तो NDA का स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई भी करता है, फिजिकल ट्रेनिंग भी करता है, मिलिट्री ट्रेनिंग भी करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, स्पोर्ट्स पर भी फोकस करता है, उसके साथ साथ स्टडीज़ भी करता है। तो वो मैनेज कर सकता है, तो आप भी मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करना पॉसिबल है। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, वैसे तो जितने भी नोट्स हैं, जितने भी हेल्पिंग मटेरियल हैं वो आपके सीनियर्स या कॉलेज से आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो मैं आपको उनकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जो भी एकेडमिक हेल्प मुझसे रिक्वायर होगी आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो सारी हेल्प आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना और जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना या प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपके मार्कशीट पर रिफ्लेक्ट होती है, जो कि आपको नंबर दिलाने का काम करती है, जिससे आपको CGPA मिलती है। उसके बेसिस पर आप क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसी कैंपस प्लेसमेंट में एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया डेवलप हो जाता है। बट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में नंबर लाने से जो इंडस्ट्री को चाहिए वो नॉलेज आपके अंदर डेवलप होती है, तो ऐसा नहीं है। तो जॉब प्लेसमेंट्स के लिए आपको इंटर्नशिप, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ये भी साथ ही साथ आपको इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर
यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ साथ इन पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन पाएंगे और अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेने पाएंगे। अगर आपने इन दोनों चीज़ों पर बैलेंस कर लिया, जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और प्लेसमेंट्स के लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अगर आप इन चीज़ों को मेहनत कर लेते हो तो आपको इन दोनों चीज़ पर आपके 4 साल की जर्नी में काम करना पड़ेगा। तो आप ये कर लेते हो तो आप आपके जो भी गोल्स हैं उनको आप आसानी से अचीव कर लोगे। तो जाते-जाते मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने मुझे सुना, और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ आपकी इस जर्नी के लिए। आप कभी भी किसी भी टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम फेस करें तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, मैसेज ज़रूर कर देना। मैं आपकी हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो एजुकेशन एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे इंटर्नशिप से रिलेटेड हो। कोई भी ऐसा वर्क हो जो आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट आ रही है, आप कहीं से हेल्प नहीं मिल पा रही है, आपके सीनियर्स या आपके कॉलेज एनवायरनमेंट से हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपके जो भी क्वेरीज आएगी उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करता हूँ हमेशा। तो आप बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो जनरल रोड मैप मैंने दिया है, ये एक जनरल रोड मैप है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग थोड़ी डिफर करती है। बट आपको सभी को एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आप अपने इंटरेस्ट, गोल और प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग खुद को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, खुद का प्लान बना सकते हैं। आपको अपना फोकस रहना है, हार्ड वर्क करना है, और आपको जो फर्स्ट ईयर का जो टाइम है उसमें से आपको ज़्यादा से यूज़फुल चीज़ें निकाल लेनी है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आने वाले दिनों में मैं आपको कहाँ से आपका सिलेबस का डिस्कशन मैं कर लूँगा, आपका जो ऑनर्स की डिग्री है और नॉर्मल डिग्री है उसमें क्या अंतर होता है, बी.टेक के कोर्स में क्या अंतर होता है, उसके अलावा किन-किन जगह से आप पढ़ सकते हैं, आपको लैब का भी वर्क करना है, प्रैक्टिकल वर्क करना है, कहाँ से पढ़ सकते हैं, प्रोग्रामिंग कोडिंग के लिए कौन-सी साइट्स हैं या चैनल्स हैं वो बेस्ट हैं, उन सब की भी नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।